अगर आप इस कहानी के पिछले भाग सुनना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो वहां से जाकर सुन सकते हैं। अब सुनिए आगे। किसान ने जो लड्डू खाए उनमें भोलेनाथ जी का प्रसाद होता है, जिसका असर उन पर होना शुरू हो गया है, जिस कारण उन्हें उसका टेस्ट भी अच्छा लग रहा है। अर्पिता ऊपर आ जाती है, उसे देख शान कहते हैं, अब आई हो अप्पू, मैं कब से तुम्हारे आने की राह देख रहा था, पूरे 15 मिनट लेट हो तुम। अर्पिता, सॉरी शान, वो हम। अर्पिता आगे कुछ कहती उससे पहले ईशान झूले से उठकर आगे आए और उससे बोले, कोई बात नहीं अप्पू, देर हुई सो हुई, अब ये बताओ वो लड्डू लाई हो ना। शान, अर्पिता ने कहा और लड्डू की कटोरी शान के आगे कर दी। क्या बात है मेरी पगली को, मेरा ख्याल तो बहुत है, लाओ मुझे, कहते हुए शान वो लड्डू उठाकर खा लेते हैं और अर्पिता से कहते हैं, खड़ी क्यों हो अप्पू, चलो कुछ देर वहाँ झूले पर बैठते हैं। ठीक है शान, अर्पिता ने कहा और झूले पर जाकर बैठ जाती है। शान भी आकर वहां बैठ जाते हैं और अर्पिता के कंधे पर सर रख कर कहते हैं, पता है अप्पू, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था वहां गाते हुए, तभी मुझे तुमसे प्रेम हो गया था, लेकिन फिर जब मॉल में हम मिले तब एक नया ही रूप देखा तुम्हारा, और फिर मुझे तुमसे प्रेम हो गया। किरण के रिश्ते के लिए जब हम तुम्हारी मासी के घर गए तब एक बार तो मैं डर ही गया था, मुझे लगा कि मैं तुम्हें खो ही दूंगा। उस पल मुझे कैसा लग रहा था मैं ही जानता हूँ। उसके बाद वो ट्रेन हादसा, मैं घबरा गया था अप्पू, और सच बोलूँ उस दिन मेरा कोई काम नहीं था कानपुर में, मैं बस तुम्हारे लिए वहाँ गया था। मैं ट्रेन हादसे वाली बात सुन बहुत डर गया था, घबरा गया था मैं कि कहीं मैंने तुम्हें, कहते हुए शान अर्पिता के गले लगा लेते हैं। मैं बस ठाकुर जी से प्रे कर रहा था कि तुम्हें कुछ न हो, तुम मुझे ही सही सलामत ही मिले। शान का गला भर आता है और वो आगे कुछ नहीं बोल पाते। अर्पिता ने पहली बार शान को इतना भावुक देखा है। वो शान को कहती है, हम जानते हैं शान, आप हमारी परवाह करते हैं और प्रेम तो उससे भी ज़्यादा करते हैं, आपकी खामोशी हमसे सब कहती है, हम समझते हैं आपकी खामोशी में छिपे अल्फाजों को। हमारा यकीन मानिए शान, हम सांस लेना छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको कभी नहीं छोड़ सकते। शान की अर्पिता शान से बहुत प्रेम करती है। अर्पिता की बात सुन शान बोले, जानता हूँ मेरी पगली हो तुम, सिर्फ मेरी। अच्छा अब बातों बाद में अप्पू, पहले अभी मेरे लिए कोई गाना गाओ। प्रसाद का असर शान पर अब पूरी तरह से हो चुका है। वो अभी जो भी कह रहे हैं वो कहे जा रहे हैं, उन्हें कुछ भान भी नहीं है वो क्या कह रहे हैं। गाना अभी? शान, समय देखिए, रात के 12 बज रहे हैं, इतनी रात को कौन गाता है भला, अर्पिता ने शान की हाथ में बंदी घड़ी देखकर कहा। तो क्या हुआ अप्पू, मुझे नहीं पता, तुम कुछ भी गाओ लेकिन गाओ, शान जिद करते हुए बोले। शान का व्यवहार देख अर्पिता मन ही मन कहती है, शान जिद कभी नहीं करते, आज क्यों कर रहे हैं, और ये बातें कैसी कर रहे हैं, आज तक कभी इतना नहीं बोले, कहीं ऐसा तो नहीं ये नशा करके आए हैं। लेकिन नशा और शान संभव ही नहीं है, इस घर में कोई नशा नहीं करता, फिर कहीं अनजाने में कुछ ऐसा तो नहीं खाया जो नशे के कारण हो। खाना खा रहे थे तब तक तो ये ठीक थे, फिर लड्डू, हो ना हो उन लड्डुओं में ही कुछ होगा, हमें नीचे जाकर देखना होगा। सोचते हुए अर्पिता उठी तो फिर 2 कदम चलकर रुक गई और अपने दुपट्टे का छोर छुड़ाते हुए आगे कदम बढ़ाती है। तो शान, अभी ना जाओ, छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं, गुनगुनाने लगते हैं। आगे बढ़ती हुई अर्पिता रुक जाती है और सोचती है, अगर हम अभी नीचे गए और फिर कहीं पीछे ये भी नीचे आ गए तो परेशानी बढ़ जाएगी, हमें यहीं रुकना होगा, बाद में जाकर देखते हैं। और अर्पिता वापस आकर वही शान के पास ही बैठ जाती है। शान मुस्कुराते हुए वापस कंधे पर सिर रखकर कहते हैं, मुझे पता था तुम नहीं जाओगी अप्पू। अच्छा सुनो, कल तुम ना बारात में जाओगी ना, तब नीली वाली साड़ी पहनना, मेरा पसंदीदा रंग है, और उसके साथ गोल्डन वाली ज्वेलरी रखना। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, वो मैं कल तुम्हें दूंगा। नहीं, एक नहीं, 2 गिफ्ट है, एक बड़ा गिफ्ट, एक छोटा। बातें करते हुए शान को नींद आ जाती है और वह वहीं अर्पिता के गोद में सर रख लेते हैं और नींद के आगोश में चले जाते हैं। शान को चैन से सोया जान अर्पिता उठने की कोशिश करती है तो शान बड़बड़ाते हुए कहते हैं, जाना है नहीं अप्पू। अर्पिता वहीं बैठी रह जाती है, सर्दी बढ़ती जा रही है, ये देख अर्पिता
अपने शॉल को फैलाकर शान के ऊपर डाल देती है और खुद अपना सिर पीछे टिकाकर शान को निहारती रहती है। जब प्रेम पवित्र होता है तो कोई भी कुविचार प्रेमियों के मन में नहीं आते, तो वो तो बस एक झलक देखने के ही खुद को भूल जाते हैं। तो भला कुछ सोचते समझने का विचार कहाँ से आता। शान और अर्पिता एकांत से साथ होकर भी प्रेम की उस गरिमा को बनाए हुए नींद के आकोश में चले जाते हैं, जिसका जिक्र हम अक्सर किताबों में पढ़ा करते हैं। थकान और नशे के कारण शान गहरी नींद में सो जाते हैं और कुछ ही घंटों में ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ हो जाता है। शोभा, शीला, कमला का आदत के अनुसार ताजी हवा लेने के लिए सुबह सुबह छत पर जाती है। वहाँ तीनों की नज़र झूले पे सो रहे शान और अर्पिता पर पड़ती है। शीला यह दृश्य देख हिकारत से शोभा और कमला की ओर देखती है और वहाँ से तेज कदमों से अर्पिता के पास जाती है, लेकिन शोभा उसे चुप रहने का इशारा कर नीचे बुला ले आती है और जाते हुए कमला से दोनों को जगाने का इशारा कर देती है। कमला आगे बढ़ शान को उठाती है। प्रशांत, अर्पिता उठ जाओ और फौरन नीचे अपने अपने कमरे में जाओ, कमला ने धीमे स्वर से कहा। आवाज़ सुन अर्पिता अपनी आँख खोलती है और गर्दन सीधी कर सामने कमला को देखती है तो हड़बड़ाकर उठ खड़ी होती है। प्रशांत, जो अब तक गहरी नींद में होता, यूँ अचानक से सर को झटका लगने से आंखें खोल उठकर बैठते हैं और सामने कमला और अर्पिता को देखते हैं। एक पल के उनकी आंखों के सामने रात की बातें घूम जाती है। वो अर्पिता की ओर देखते और वहाँ से चले जाते हैं। अर्पिता अपनी नज़रें नीचे किए वहीं खड़ी रहती है, जिसे देख कमला कहती है, अर्पिता, शादी वाला घर है, इतना ध्यान रखना चाहिए है ना। मैं, शोभा तुम दोनों के रिश्ते को समझती है, लेकिन बाकी लोग नहीं समझेंगे। खैर, अभी तुम नीचे जाओ, हम तीनों के अलावा यहाँ अभी कोई नहीं आया है। और हाँ शीला, अगर कुछ कह जाए तो उसकी बातों का बुरा मत मानना एवं आगे में इन बातों को ध्यान रखना। अर्पिता बड़ी मुश्किल से जी ही कह पाई है और वहाँ से नीचे कमरे में चली जाती है। उसके मन में एक ही बात चल रही है, कहीं शान इस सब के लिए अकेले खुद को जिम्मेदार न मान ले, कहीं वो खुद को दोषी न मान बैठे जो कि गलत है। गलती हमारी तो है, हम समय का ध्यान रखते हुए उनसे बोलना चाहिए था नीचे चलने को, लेकिन पूरे दिन का थकान के बाद उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव देख हम कुछ बोल नहीं पाए। और हमें तो उन लड्डुओं के बारे में भी पता करना है, असल कारण तो उन सब का वही है। उन्हीं के कारण शान नाशे में पड़ गए। शान आधे नींद के खलल पड़ी है तो सर दर्द कर रहा होगा शान का। हम एक कप कॉफ़ी बनाकर वही दरवाजे के बाहर बने आले पर रख उनको मैसेज कर देते हैं। कॉफ़ी पीने से कम सर दर्द तो बंद हो जाएगा शान का। उनकी हेल्थ और खुशी हमारे लिए पहले है, बाकी सब बाद में देखेंगे। ये अलग बात है कि हम अब किसी का सामना नहीं कर पाएंगे, लेकिन शान है के ठाकुर जी भी कहते हैं, जो राह आसान हो वह प्रेम की हो नहीं सकती। इनका सबका सामना हमें करना होगा। अपने प्रेम की खुशी के लिए उसे अपराधबोध न हो, इसीलिए अर्पिता रसोई में चली जाती है और शान के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है और एक साथ ही उन लड्डुओं को बॉक्स भी देखती है जो कि अब खाली पड़ा है। शोभा शीला को अपने कमरे में ले जाकर धीमी आवाज़ में उससे कहती है, शीला, जैसे तुम बच्चों के बारे में सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। मुझे हमारे प्रशांत पर पूरा भरोसा है और प्रेम की तरह मजबूत चरित्र का है, वो कुछ गलत नहीं कर सकता। शीला थोड़ा तल्खी से बोली, जीजी, मुझे नहीं पता क्या हुआ है वहाँ क्या नहीं, लेकिन जिस तरह विवाह से पहले एक शॉल में वो दोनों मुझे दिखे हैं वह मुझे गंवार नहीं। मुझे अर्पिता से बात करनी होगी। शीला, तुम क्या उलझुल सोच रही हो? प्रशांत हमारा ही बच्चा है, माँ हो तुम उसकी, क्या कभी उसके बारे में कुछ ऐसी बातें सुनी है? वह तो वैसे ही लड़कियों से इतनी ही बातें करता जितना जरूरी होगी, या फिर उससे भी कम। प्रेम फिर भी छाया और श्रुति और चित्रा से इतने बातें में लगता है, लेकिन प्रशांत ने श्रुति के अलावा किसी से इतनी ज़्यादा बात ही नहीं की है। शोभा शीला को समझाते हुए बोली, जीजी, आपकी बात मानकर मैंने अर्पिता को एक मौका देने के बारे में सोचा, लेकिन उससे पहले ही उसका ये रूप दिख गया मुझे उससे बात करनी है। माफ़ कीजिए, लेकिन अब मैं आपकी बात नहीं मान सकती, शीला ने कहा और वो चुप हो गई। ठीक है शीला, बात करनी है तो कर लेना, लेकिन शादी हो जाने के बाद। इतने सारे गेस्ट हैं, किसी ने सुन लिया तो नाम हमारे परिवार का ही खराब होगा।
जो कि मुझे मंजूर नहीं। मेरी ये बात तुम्हें माननी ही पड़ेगी, शोभा ने सख्ती से कहा और वहाँ से चली आती है। ठीक है जीजी, एक दिन की बात है तो वो सही, शीला ने धीरे से कहा और वो भी अपने कमरे से बाहर चली आती है। अपने कमरे में मौजूद शान कल रात को हुई बातों के बारे में सोचते हैं। उन्हें अपना सर बेहद भारी लगता है। वह सर पकड़े वही बेड पर बैठ बड़बड़ाते हैं। माँ और दोनों ताईजी ने हमें साथ देखा है और अवश्य वो उसका दोस्त अर्पिता को ही देंगे, जो उसके स्वाभिमान को गंवारा नहीं होगा। सर उठाकर जीना एक यही तो उसकी ताकत है, जिसके लिए उसे इतना कुछ सहा है। उसकी ये ताकत भी मेरी वजह से छीन गई। मैं जानता हूँ उसे वो अब इस समय अंदर ही अंदर परेशान हो रही होगी। मेरी वजह से कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो गई मेरी पगली के लिए। वो पगली ही है, अब शायद वो भी बड़ी ताईजी, छोटी ताईजी या किसी और का सामना कर पाएगी। क्यों हुआ वो सब? क्यों बुलाया मैंने उसे छत पर? क्यों मेरा कल खुद पर निमंत्रण नहीं रहा? क्यों इतनी जिद की मैंने? कल कुछ तो ऐसा हुआ था मेरे साथ जिसके कारण मेरा खुद पर ही नियंत्रण नहीं रहा और मैं वहीं सो गया। इतना तो मुझे पता है हमारे बीच कुछ गलत नहीं हुआ है, लेकिन ताईजी वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और माँ, वो तो अर्पिता को बहुत सुनाएगी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। घर में शादी है, तमाम गेस्ट है, कोई अर्पिता को मेरे साथ देख लेता तो क्या सोचता कितने। छी छी, नहीं अप्पू, मुझसे अब तुम्हारे सामने आने का हिम्मत नहीं है। मैं अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, सीधे लखनऊ ही मिलूंगा। सोचते हुए शान उठते हैं और आगे कदम बढ़ाते हैं। फिर अर्पिता के बारे में सोच वहीं रुक जाते हैं। नहीं, मैं जा भी नहीं सकता। अगर चला गया तो मेरी पगली अकेली पड़ जाएगी। गलती मेरी है, वो मेरी है तो उसकी सजा अर्पिता को क्यों भुगतने? मैं यूं चला गया तो माँ उसे चैन से नहीं रहने देगी। मुझे ताईजी से इस बारे में बात करनी होगी, वही कोई सॉल्यूशन निकाल सकती है। इन सब में शान उलझे ही होते हैं कि तभी शान का फ़ोन बीप होता है। ज़रूरी मैसेज होगा ये सोच वो फ़ोन चेक करते हैं, जिसमें अर्पिता का संदेश पड़ा है। आपकी कॉफ़ी कमरे के बाहर बने आले पे रखा, आपका इंतजार कर रही है, पी लीजिए, सरदर्द बंद हो जाएगा। अर्पिता का मैसेज देख शान मन ही मन कहते हैं, खुद तकलीफ में हो और मेरे दर्द के बारे में सोच रही हूँ। मन तो नहीं है अप्पू, लेकिन तुमने बनाई है तो मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ, कहते हुए शान दरवाज़ा खोलते हैं और बाहर अर्पिता को ढूंढते हैं। जब अर्पिता नहीं दिखती है तो फिर आले में रखी कॉफ़ी उठाकर पीने लगते हैं। अर्पिता वही खंबे के पास ही खड़ी शान को छिपकर देखती है और उनके अंदर जाने का वहाँ से चली जाती है, लेकिन रसोई की ओर जा रही शीला की नज़र अर्पिता पर पड़ जाती है। हे ठाकुर जी, ये लड़की कितनी बेशर्म है। इतना कुछ हो गया लेकिन इसकी हरकतें अभी नहीं सुधरी। मुझे इससे बात करनी ही होगी, कहते हुए आगे बढ़ती है। शोभा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक शीला अर्पिता के पास पहुंच जाती है और उसकी बाह पकड़कर एक अंदर अपने कमरे में ले जाती है। शोभा और कमला और शोर सुन वही गेस्ट जग कर बाहर न आए, ये सोच चुप रहकर हॉल में जाकर बैठ जाती है। शीला अर्पिता को कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और अर्पिता से बोलना शुरू करती है। अर्पिता, और कितना गिरोगी नीचे? दोस्त तुम श्रुति के हो, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान तो तुम्हारे मेरे बेटे पर रहता है। क्यों पड़ी हो उसके पीछे? तुम कैसी लड़की हो? ये तो मैंने सुबह देख ही लिया है, विवाह से पहले किसी लड़के के साथ। छी, मुझसे तो कहा भी नहीं जा रहा है और तुम कर बैठी। कहा तो मैं जीजी की बात मानकर तुम्हें एक मौका देना चाहती थी, और कहा तुम्हारा ये रूप, न जाने कितनी बार और कितने साथ ये सब कर चुकी होगी। तुम्हारे और मेरे बेटे की कोई बराबरी नहीं। दूर चली जाओ उससे, उसे बख्श दो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, इसीलिए प्रशांत के साथ हो। शीला की बातें सुन अर्पिता की रुलाई फूट पड़ती है। वह कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप सुनती जाती है। शीला उसकी ओर देख कहती है, अब बुरा क्यों लग रहा है तुम्हें? जब तुम्हें वो सब करते हुए लज्जा नहीं आई तो अपनी ही करनी है। सुनते हो, क्यों रो रही हो? अर्पिता इतना ही कह पाती है, आंटी जी हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो कल नशे के खुद को वहीं रोक लेती है और मन ही मन कहती है, नहीं, शाम आपको किसी के नजरों में गिरने नहीं दे सकते। क्या तुम नशा भी करती हो? है ठाकुर जी, कृपा हो गई जो सही समय पर सब सच पता चल गया। शीला ऊपर देखते हुए बोली। उसने एक नज़र अर्पिता की ओर देखा और बोली, तुम्हें मेरे बेटे के साथ इसलिए हो ना कि वो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी उठाता है। वो तो है इतना अच्छा, लेकिन न जाने कैसे तुम्हारे झांसे में पड़ गया
और हाँ, अभी भी थोड़ी बहुत गैरत बाकी है ना, तो सुबह दिन के उजाले तक दिखना नहीं, और मेरे बेटे के आसपास तो बिल्कुल नहीं, ना ही यहाँ और ना ही लखनऊ में। हमें चले जाएंगे आंटी जी, लेकिन हम ये शादी अटेंड कर ले, उसके बाद चले जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, न इससे न इनसे, न आपसे, न ही किसी और से। ठाकुर जी ने इतना सक्षम तो बनाया है कि हम अपना भार खुद उठा सकते हैं। अर्पिता टकते हुए बोली। हाँ, दिख रहा था कैसे रात को भरा उठाने का प्रबंध किया जा रहा था। अब मेरी बात तो सुनो, बारात निकलने तक का समय है तुम्हारे पास, और इसी बीच उसके आसपास भी मत दिखना। अगर दिख गई तो फिर मुझे नहीं पता कि क्या करूंगी। प्रशांत को कैसे संभालना है मैं देख लूंगी। फिलहाल तुम जैसी बदचलन लड़की से उसका पीछा छुड़े बस। शीला की बातों से अर्पिता बहुत दुखी होती है, उसकी आंखें भर आती है, वो खुद को संभाल नहीं पाती है और शीला के बात खत्म होने से पहले ही दरवाजा खोलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ जाती है। उसके लिए एक एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो रहा है। डगमग चाल, चेहरा पूरा आंसुओं से भीगा, जिन्हें वो पोंछने का प्रयास ही नहीं कर रही है। शोभा और कमला दोनों अर्पिता की हालत देखकर डर जाती है। जीजी, लगता है सोइला ने बच्ची को बहुत कुछ सुना लिया है। वो अपने होश में ही नहीं लग रही है। मुझे डर लग रहा है उसके लिए। न जाने क्या क्या होगा। शीला ने, मैंने मना किया था, उससे समझाया था, जिसे दिख रहा है वैसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे घर का बच्चा है प्रशांत, उसे ज्यादा मेरे साथ रहा है, जानती हूँ उसे मैं। कमला बोली, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ज्यादा कुछ कहा तो यही बात निकलकर सामने आएगी। माँ बेटे का मसला है। वो तो राधु ने समझदारी से सब संभाल रखा है, नहीं तो ये परिवार तो सुमित की शादी पर ही बिखर रहा था। अर्पिता धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ रही है और उसके जेहन में बस शीला की कही हुई बातें घूम रही है। वो आगे कदम बढ़ाती है, लेकिन कदम कुछ ज्यादा ही ऊपर पड़ जाता है और वह ऊपर चढ़ते ही जगह नीचे गिर जाती है। अर्पिता, संभाल के, शोभा ने कहा और उसके पास चली आती है। शोभा जी अर्पिता को उठाने की कोशिश करती है। हकीकत का आभास पर अर्पिता आंसुओं को छिपाने की कोशिश कर कहती है, हम ठीक है आंटी जी, और खुद को उठकर खड़ी हो जाती है। अर्पिता नजरें झुकाए वापस से सीढ़ियों चढ़ ऊपर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर वहीं बैठकर रोने लगती है। वहीं नीचे कमरे में मौजूद कॉफी पीते हुए कुछ कार्य करते हुए शान बेचैनी से महसूस होती है। वह इधर से उधर कमरे में टहलने लगते हैं। ये इतनी बेचैनी क्यों? क्या कारण है? अर्पिता ठीक तो है? मैं एक बार जाकर देखता हूँ। नहीं, मैं गया तो फिर कोई समस्या ना आ जाए। मैं इसके सामने नहीं जा सकता हूँ, लेकिन फोन करके पूछ सकता हूँ, कहीं माँ ने उसे कुछ कहा तो नहीं। माँ शांत बैठने वालों में से नहीं है, मुझसे कुछ नहीं कहेगी, बस सारा दोष मेरी पगली पर ही डाल देगी। मैं एक बार फोन ही कर लेता हूँ। सोचते हुए शान अर्पिता को कॉल लगाते हैं, लेकिन अर्पिता का फोन रिंग नहीं सुनाई देती है। उसे सुनाई दे रहे हैं तो बस शीला के कहे वह शब्द। रिंग जाना बंद हो जाती है। शायद व्यस्त होगी, ये सोचकर वह दोबारा कॉल नहीं करते हैं। आज मैं घर के सारे कार्य करूंगा, लेकिन ये भी पॉसिबल है। राधिका भाभी की वजह से प्रेम भाई यहाँ से कहीं जाएंगे, मुझे बाहर के सारे अरेंजमेंट देखने होंगे। सोचते हुए शान उदास हो गए। दिन निकल जाता है। ढेर सारा कार्य होने के कारण बिन शोभा से बातचीत किए ही, बिन नाश्ता किए ही शान घर से बाहर निकल जाते हैं। वहीं अर्पिता अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती। सुबह के 8 बज चुके हैं। प्रेम, नमन, प्रीति, सुमित, स्नेहा के सभी अभी तक सो रही है। कोई भी बाहर निकला नहीं है। शोभा और कमला दो इस बात से हैरान हो जाती है, अब तक ये लोग उठे क्यों नहीं है। अब उन्हें क्या पता है कि वो सब लड्डू के मिले प्रसाद के थोड़े से बचे हुए असर के कारण अब तक सो रहे हैं। कुछ देर बाद सभी उठकर अपना सर पकड़ते हुए बाहर आते हैं और आते हैं चाय की मांग करते हैं। शोभा चाय बनाकर ले आती है, जिसे सभी पीते हैं और कहते हैं, आज चाय का स्वाद अलग है। शोभा, हाँ, क्योंकि अर्पिता दूसरे कामों में व्यस्त है तो मैं ही बनाकर ले आई। शोभा वहां से चली जाती है। प्रेम जी राधिका के पास जाकर धीरे से बोले, सर अभी भी भारी ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा खाया है जिसमें नशा हुआ हो। राधिका हंसते हुए मजाक से बोली, हाँ, कल जो लड्डू खाए हैं वो भांग वाले होंगे प्रेम जी, तभी सर फट रहा है। ये बात सुन चित्रा सोचते हुए बोली, प्रसाद, तुम सही कह रही हो राधु, क्योंकि कल अंकल की दुकान पर एक व्यक्ति आया था भोलेनाथ जी का प्रसाद वाले लड्डू लेने। हो सकता है गलती से बदल गया हो। अब मैंने तो कल खाया नहीं, सो मुझे इस बारे में नहीं पता। क्या?
चित्रा की बात सुन प्रेम और राधिका एक दूसरे की ओर देख हैरानी से बोले। अपने कमरे में मौजूद अर्पिता अपने बहते आंसुओं को पोंछते हुए सोचती है, अगर हम यूं ही कमरे में बैठे रहे तो सब आंटी जी के सवाल करेंगे, और वैसे भी एक बार अपने जीजू से दूल्हे के भेष में देख ले, फिर हमें यहाँ इन सबसे दूर बहुत दूर जाना होगा, इतना कि कोई हम तक कभी ना पहुँच पाए। शान की अर्पिता को शान से दूर जाना होगा, सोचती हुई वो उठती है और स्नान वगैरह कर चेहरे से झलक रही परेशानियों को छुपाने के कामयाब हो नजरें झुकाए नीचे चली आती है एवं सबसे करते हुए एक दूरी बनाकर खंबे के सहारे अलग खड़ी हो जाती है एवं सभी को एंजॉय करता देख मुस्कुराने लगती है। देखते हुए ही वो ख्यालों में खो जाती है। वह देखती है परम जी दूल्हा बने हुए खड़े हैं, प्रशांत प्रेम सुमित तीनों मिलकर खूब एंजॉय कर रहे हैं। वह तालियां बजा रही है। तभी शान उसकी ओर देखते हैं और उसके पास आकर कहते हैं, अप्पू बहुत एंजॉय कर रही हो नहीं? तो अप्पू अब तुम्हारी बारी, कुछ ऐसा करो जो सबके लिए तुम्हारी प्रस्तुति हो और मेरे लिए। अर्पिता और आपके लिए क्या शान? शान तुम जानती हो। अर्पिता हमें नहीं पता। शान पक्का? अर्पिता शरारत से नहीं। ठीक है फिर मुझे नहीं कहना। क्या चुप हो प्रेम जी के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। अर्पिता ओह नाराजगी, फिर तो कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन क्या? सोचते हुए अर्पिता की नजर राधिका पर पड़ती है और वो कुछ सोच शोभा से कहती है, ताई जी राधू दी की तरफ हमें एक प्रस्तुति देना चाहेंगे। शोभा ठीक है, कहते हुए तुम क्या प्रस्तुति देती हो? अर्पिता राधिका के पास जाती है और शान की ओर देखकर एक सॉन्ग गुनगुनाती है। लो चली मैं अपनी देवर की बारात लेके, लो चली मैं। शान गाने के बोल सुन के उसके पास आते धीमे से कहते हैं, सही कहा तुमने अर्पिता। और अर्पिता का ख्याल टूट जाता है। नहीं अर्पिता, और नहीं रुक सकती तू। जितना रुकेगी उतना ही परेशानियां बढ़ेगी, हमें जाना होगा शान। कहते हुए अर्पिता मुड़ती है तो पीछे खड़ी श्रुति से टकरा जाती है, तो वहाँ रखा पानी पी रही होती है। श्रुति के हाथ में पकड़ा हुआ गिलास टूटकर बिखर जाता है और अर्पिता वहीं खड़े हो श्रुति के गले लगकर कहती है, सॉरी हमें जाना होगा, हमारे माँ पापा का पता चल गया है, हम उनसे मिलने उनके पास ही जा रहे हैं, वहाँ ठाकुर जी के पास। क्या अर्पिता वहाँ से आगे बढ़ती है। कुछ कदम चलने के बाद वह पलटकर एक बार सबकी ओर देखती है, हाथ जोड़ती है और आगे दरवाजे की ओर कदम बढ़ा वहाँ से निकल जाती है। शोभा सब समझकर जब तक अर्पिता के पास जाती है तब तक वह दरवाजे से दूर निकल चुकी होती है। ये देखने की नजरिया ही तो एक घटना को कम नहीं तरह से देख सकते हैं। शोभा और कमला अपनी परवरिश पर विश्वास करते हुए कुछ भी गलत नहीं सोच रही है, लेकिन शीला की नज़रों में अर्पिता अब तक एक गिरी हुई चरित्रहीन लड़की है। लड़की से ज़्यादा कुछ नहीं है। वही अर्पिता अपने छीने भिन्न हुए स्वाभिमान के टुकड़ों पर के ऊपर चलकर वहाँ से चली जाती है, शान से सबसे दूर जाने के लिए। अर्पिता शान के घर से निकल जाती है और एक दिशा पकड़ यूं ही चली जाती है जिसके लिए वो शहरी अजनबी है। किस राह जा रही है, कहाँ जाएगी, उसे कुछ नहीं पता। हाथ में सिर्फ एक मोबाइल के अलावा कुछ नहीं है। उसकी हालत से राहगीर की तरह है, जिसकी ना मंजिल ना कोई ठिकाना और ना रास्ते का भी पता। वह बहुत दुखी है। सड़क पर सबकी नज़रें में होने के कारण वह जैसे तैसे अपने आंसुओं को रोके हुए है, क्योंकि यहाँ आंसुओं को देख हमदर्दी जताने वाली निगाहें बहुत मिल जाएगी, लेकिन हाँ, उनकी यह हमदर्दी बिन किसी स्वार्थ के नहीं होगी। थोड़ी देर चलने पर रास्ते में उसे एक छोटा सा पार्क दिखता है, जिसमें कुछ बेंचें पड़ी हुई है। अर्पिता उसी तरह बढ़ जाती है और जाकर एक बेंच पर बैठ जाती है। मोबाइल में समय देखो, अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है और मन ही मन कहती है, शान हमें माफ़ कर दीजिएगा, हम आपके बिन बताए सबसे दूर जा रहे हैं। हमें जाना ही होगा क्योंकि हमारे पास अब कोई वजह ही नहीं बची है। हमारे पेरेंट्स का भी पता नहीं है कहाँ है, वो कैसे हैं। हम इतने बड़े आरोप के बाद उनका सामना करेंगे भी तो कैसे शान। हमारी कोई गलती नहीं होने के बाद भी आज हमने वो शब्द सुना शान, जिसको सुनकर एक लड़की 1000 मौत मरती है। हमने कहा था आपसे कि हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, लेकिन हमारी किस्मत देखो शान, इस बात को कहे अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, अब हमें आपसे दूर जाना पड़ा। शान छाया को रिसीव करने के लिए अपने पापा यानी ताऊ जी की गाड़ी लेने घर आते हैं। घर में कदम रखते ही उन्हें एक अजब एहसास होता है। वो जिहन में तुरंत एक ही ख्याल आता है, मुझे ऐसा लग रहा है अर्पिता तुम यहाँ नहीं हो। ये ख्याल आते ही वो बेचैनी से चारों ओर देखते हैं।
अर्पिता उसे कहीं नजर नहीं आती है। शोभा और कमला दोनों प्रशांत के चारों ओर अर्पिता को खोजते हुए देख लेती है, जिसे देख शोभा कहती है, लगता है प्रशांत अर्पिता को ही ढूंढ रहा है। अब हम उससे क्या कहेंगे? और अचानक कहाँ गई? हम क्यों कुछ कहे उससे? उसने कुछ पूछा तो मैं सीधे उससे पूछूंगी। जाकर अपनी माँ से ही पूछे। न जाने वह बच्ची इतनी सर्द मौसम में कहाँ होगी। और हमारी मजबूरी देखो, हम में से कोई यहाँ से भी जा नहीं सकता। हमारे गेस्ट आ चुके हैं, उनको भी देखना है। कुछ देर बाद सभी बारात निकलने के लिए हल्ला करने लगेंगे। कमला ने गुस्साते हुए कहा। प्रशांत को देख शीला रिश्तेदारों के बीच से उठकर उसके पास आती है, लेकिन प्रशांत तब तक अर्पिता के कमरे की ओर निकल जाते। अर्पिता को कमरे के पास जाकर दरवाजा नॉक करते, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह खुद ही दरवाजा खोलकर अंदर चले जाते हैं। चारों ओर देख शान कहते हैं, अर्पिता तुम यहाँ भी नहीं हो? कहाँ हो तुम अप्पू? न जाने क्यों मुझे तुम्हारे यहाँ ना होने का एहसास हो रहा है। एक बार छत पर और देख आता हूँ, शायद वहीं तुम मन के में कहते हुए शान तुरंत छत पर जाते हैं, लेकिन वहाँ धूप लेते हुए गेस्ट के अलावा कोई नहीं दिखता। वह अपना फ़ोन निकाल अर्पिता को कॉल करते हैं, लेकिन अब उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आने लगता है। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है तुम यहाँ नहीं हो। मेरे जाने के बाद कुछ तो ऐसा हुआ है जो तुम मुझे बिन बताए चली गई। कहाँ हो अब तुम अप्पू? कहाँ हो तुम? शोभा ताई जी वही बता सकती है। सोचते हुए शान हड़बड़ाकर नीचे उतरते हैं। यहाँ श्रुति उसे देख लेती है और फौरन प्रशांत के पास जाकर कहती है, भाई अर्पिता के माँ पापा अर्पिता को मिल गए। कैसे हैं वो? आप मिले उनसे? श्रुति की बात सुन शान शॉक्ड हो गए, क्योंकि अर्पिता के माँ पापा कहाँ हैं ये बात सिर्फ उन्हें पता है। ये अर्पिता को कैसे पता चला? मतलब ये झूठ बोलकर यहाँ से चली गई। जरूर कुछ तो कहा है माँ ने उसे। भाई बताओ ना, कैसे हैं उसके माँ पापा? श्रुति ने दोबारा पूछा। वह ठीक है श्रुति, लेकिन ये बताओ अर्पिता ने कुछ बताया? कहाँ मिलने जा रही है वो अपने पेरेंट्स से? भाई वो वहाँ खंबे के पास खड़ी थी, थोड़ी परेशान लग रही थी। मैं पानी पी रही थी, वो मुड़ी और मुझसे टकराई और बोली, सॉरी अर्पिता हमें जाना होगा, हमारे माँ पापा का पता चल गया है, हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं, वो वहाँ है ठाकुर जी के पास। बस इतना ही कहा उसने और वहाँ से चली गई। श्रुति की बात सुन शान एकदम से कहते हैं, नहीं अप्पू तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। श्रुति तुम यहाँ देखो और इस बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। मैं अर्पिता के पास जा रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, बारात निकलने से पहले ही मैं यहाँ आ जाऊंगा। छाया को लेने स्टेशन जाना है। यह बात तो शान भूल जाते हैं और वो गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल जाते हैं। प्रेम जो घर होते हैं उनका फ़ोन रिंग होता है और छाया का फ़ोन होता है। प्रेम जी फ़ोन उठाते हैं। हेलो छाया, कहाँ पहुँची हो? प्रशांत वहाँ से निकल गया है, कुछ ही देर में पहुँचने वाला होगा। प्रेम भाई यहाँ स्टेशन पहुँचने वाली हूँ। वो प्रशांत भाई मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं, तभी तो आपको पूछा। छाया बोली, अच्छा शायद उसका फ़ोन साइलेंट मोड पर होगा, तुम पहुँचो, मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है? प्रेम जी ने कहा और फ़ोन कट कर प्रशांत को लगाते हैं। प्रशांत फ़ोन उठाकर कहते हैं, हाँ भाई कहिए। फ़ोन उठा हुआ देख प्रेम जी बोले, क्या हुआ प्रशांत, कहाँ हो तुम? स्टेशन पहुँच गए कि नहीं? छाया बस पहुँचने वाली है। छाया, सॉरी भाई लेकिन मैं अभी नहीं जा सकता, प्लीज़ आप इसे रिसीव कर लीजिए जाकर, शान ने कहा, जिसे सुन प्रेम जी बोले, क्या हुआ प्रशांत, परेशान हो? कोई बात है मुझे बताओ। भाई बात ही तो बहुत है, मेरी पगली घर छोड़कर कहीं चली गई है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे उसे ढूंढना है। शान ने यह शब्द कहे और कॉल कट दिया। प्रशांत की बात सुन प्रेम जी चौंकते हुए बोले, अर्पिता तो यही थी ना, वह कहाँ गई भला? नहीं मैंने तो कल से उसे नहीं देखा। मतलब प्रशांत ठीक कह रहा है, वह घर नहीं है, जरूर घर से कुछ तो हुआ है, मुझे माँ से बात करनी होगी। लेकिन छाया, सुमित भाई को भेजता हूँ, वह उसे रिसीव कर लेंगे। सोचते हुए वो राधु से बोले, राधु तुम यहीं बैठो और एक बार माँ से बात कर लूँ, कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ चाहिए तो नहीं उन्हें? ठीक है, और जब तक मैं वापस ना आऊँ यहाँ से कहीं नहीं जाना। जी प्रेम जी, राधु ने कहा तो प्रेम सुमित को फ़ोन कर छाया को लाने के लिए कहते और स्वयं शोभा के पास गए और उससे बोले, माँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शोभा, हाँ बोलो प्रेम। प्रेम, माँ यही मेरे कमरे में चलिए, क्योंकि अभी बस वहीं खाली है। ठीक है प्रेम चलो, शोभा ने कहा और कमला जी की ओर देख आने का इशारा कर वहाँ से प्रेम के साथ चली जाती है। प्रेम दरवाजा बंद करते हुए शोभा से बोले, माँ घर में कोई बात हुई है क्या? अर्पिता से किसी ने कुछ कहा है क्या? हाँ शीला उसे कुछ जरूरी कहा है।
जिससे वो यहाँ से चली गई और गेस्ट की वजह से हम लोग उसके पीछे भी नहीं जा पाए। क्या हुआ प्रेम, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम आगे भी कुछ बोलना चाह रहे हो। माँ वो चली गई और आपने उसे जाने भी दिया, उसका सारा सामान यही रखा है। अनजान शहर है ये उसके लिए, कहाँ जाएगी ये सोचा आपने। प्रशांत बोल रहा था कि वो घर से कुछ परेशान होकर निकली है। उसकी बात भी सही है, जब वो यहाँ शादी अटेंड करने आई है और ये तो उसकी कजिन का भी शादी है, तो ऐसे में वो यहाँ से क्यों जाएगी, उस पर ये बिल्कुल अनजान सा है। इसके बाद की कहानी की सुनने के लिए सुनते रहे आटू मोटिवेशनल वाइब्स। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।